अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 का लेक्चर नंबर 11 और 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि अब तक मैंने जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 11 किस टॉपिक पे है? अंडरस्टैंडिंग रीडिंग। ये जो हम रीडिंग करते हैं उसको हम अंडरस्टैंड भी कर सकें और उसको हम जो है उसको अच्छे से यूज़ भी कर सकें। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, जो रीडिंग स्किल्स होती हैं हमारी वो इससे इम्प्रूव होंगी और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट में उन्होंने कुछ पैराग्राफ वगैरह दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने सारा बताया हुआ है कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप लोग ये जो पैराग्राफ दिए गए इनको रीड कर लीजिएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि बस आप लोग अगर चाहें कि हम ये समझ जाएं कि रीडिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं तो उसके लिए आप लोग इसको रीड कर लो। बाकी ये एग्ज़ाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके अलावा मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इसमें जो मेन चीज़ क्या है इस लेक्चर में, तो वो है हमारे पास रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग से क्या हुआ कि अगर हम कुछ चीज़ रीड कर रहे हैं तो हम उसको अंडरस्टैंड भी करें कि ये चीज़ में इसमें क्या कहा गया है और इसमें हमें क्या मैसेज दिया गया है। मतलब जैसे कि इंग्लिश में पैराग्राफ वगैरह दिए जाते हैं उसका हमें मेन आइडिया समझना होता है। उसमें हमें इंग्लिश पे फोकस करना होता है कि कौन सा वर्ड सिनोनिम है, एंटोनिम है, इसका कौन सा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्यों वर्ड दिया गया है, ये सब चीज़ें वहाँ पर समझनी होती हैं। इसी तरह अगर हमें कोई पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें आंसर क्वेश्चन होते हैं तो उनको हमने समझना होता है और पैराग्राफ को रीड करके आंसर क्वेश्चन जो हैं वो देने होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे इसके लिए जो हमारे पास इसकी काइंड्स आती हैं, क्वेश्चन की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। अगर एक पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन वो आपको देता है तो उसकी कितनी किस्में होती हैं, कितनी टाइप्स हो सकती हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, मीनिंग। मीनिंग क्या होता है कि अगर हम कोई वर्ड पढ़ रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या बन रहा है। अगर हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं या कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए इसमें वर्ड्स की मीनिंग क्या है, हमें दे रहे हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें एक वर्ड एक्सिक्यूट दिया जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका सिनोनिम क्या बन रहा है, एंटोनिम क्या बन रहा है। तो ये हमें इसका मतलब जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होते हैं, मतलब हकीकत। तो जो पैराग्राफ में या एक सेंटेंस में हकीकत बयान की गई होती है वो क्या होती है, उसको फैक्ट्स कहते हैं। और क्वेश्चन में हमें जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो है रियलिटी क्या है, हकीकत क्या बताई जा रही है, उस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि पैराग्राफ में या कोई भी सेंटेंस दिया जा रहा है उसमें फैक्ट्स क्या हैं, मतलब उसमें एक्चुअल में कहा क्या जा रहा है, इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्स कहते हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आती है, रीडिंग बिटवीन लाइंस। तो रीडिंग बिटवीन लाइंस का मतलब ये होता है कि हमें एक पैराग्राफ दिया गया है तो उसमें जो राइटर है वो हमें हर लाइन में जो है एक जो है कॉन्सेप्ट देता है, लाइन बाय लाइन देता है। ये नहीं है कि हमें स्टार्ट में वो सारा उसका कॉन्सेप्ट दे दे या लास्ट पे दे दे, बल्कि एक पैराग्राफ के स्टार्ट से मतलब हर लाइन में जो है वो हमें उसका कॉन्सेप्ट देता है और उसका मतलब हमें हर लाइन से पता चलता है। इसलिए हर लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है और हर लाइन में जो है हमें एक मेन आइडिया आप कह सकते हैं वो हमें हर लाइन से मिल रहा होता है और हर लाइन से हमें जो है उसका टॉपिक और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही होती हैं। इसलिए हर लाइन को समझना ज़रूरी होता है। जैसा कि यहाँ पे सेम सोल्जर्स कुड बी कॉल्ड टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर्स, कि अब सोल्जर्स हैं उनको टेररिस्ट भी कहा जा सकता है और फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पे दोनों के अलग अलग मतलब बन रहे हैं, दोनों के डिफरेंट मीनिंग बन रहे हैं। इसलिए अब हमारी लाइन को अगर हम रीड करते हैं, समझते हैं, तो ही हम लोग बता सकते हैं कि इसमें अब कौन सी बात करी, टेररिस्ट की बात की जा रही है या फ्रीडम फाइटर्स की बात की जा रही है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हर लाइन को समझना और रीड करना ज़रूरी है। उसके बाद 4 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको राइटर क्या करता है, एक सेंटेंस में या एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन में जो है वो एक्सप्लेन कर देता है। इसको आप यूँ कह सकते हैं, मतलब जैसे उर्दू में हम लोग कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तशबीह देना, तो मतलब राइटर जो है वो किसी चीज़ के साथ तशबीह दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत कॉमन है कि मेरा बेटा चाँद है या मेरा बेटा चाँद जैसा है। तो उसको बेटा इतना खूबसूरत है कि वो उसको चाँद के साथ तशबीह दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे आप लोग यही कह सकते हैं कि मेटाफोरिकल लैंग्वेज जो है ये हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कोई मतलब जो किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं।
तो जैसे मेटाफोरिकल लैंग्वेज का उर्दू में यूज़ होता है, इसी तरह इंग्लिश में भी यूज़ होता है। मोस्टली चीज़ें जो हैं उनको जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उनको रेफरेंस दे देते हैं कि ये चीज़ इस तरह है, या उसको जो है कंपेयर कर देते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ। तो ये आप लोग माइंड में रखिएगा, मोस्टली जगहों पे मेटाफोरिकल लैंग्वेज भी यूज़ होती है। और उसके बाद 5 नंबर पे हमारे पास क्या आ रही है, स्टाइल आ रहा है। स्टाइल क्या होता है कि हमें जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने फोकस करना होता है कि राइटर जो है किस वे में, किस स्टाइल से हमें यहाँ पे चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है और पैराग्राफ में क्या कह रहा है और किस स्टाइल से कह रहा है। हमारा फोकस किस पे होता है कि किस वे में कह रहा है और किस स्टाइल से वो हमें उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ को समझना ज़रूरी होता है कि अगर हम एक सेंटेंस रीड कर रहे हैं या एक पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो हम अगर अपने एक लिहाज से उसको रीड करते हैं, अपने स्टाइल से रीड करते हैं तो हमें इतना समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम राइटर को समझ के उसके लिहाज से रीड करते हैं कि जैसे राइटर हमें मैसेज देना चाह रहा है, उस हिसाब से उसको सीक्वेंस के साथ रीड करते हैं और उसी स्टाइल से रीड करते हैं तो हमें चीज़ जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। और यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि जो है राइटर जो है वो डिफरेंट स्टाइल यूज़ करते हैं। और इंग्लिश रीडिंग स्किल्स के लिए स्टाइल का जो है आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसको डिफरेंट वेज़ में यूज़ करना हमें आना चाहिए और इसको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए कि यहाँ पे राइटर जो है वो किस स्टाइल में बात कर रहा है। क्योंकि अगर हम स्टाइल पे फोकस करेंगे हमें समझ आएगी कि ये स्टाइल में बात कर रहा है तो हमें उस चीज़ की भी बहुत अच्छे से समझ आएगी, उस पैसेज की, उस पैराग्राफ की भी बहुत अच्छे से समझ आएगी। इसलिए स्टाइल पे भी फोकस करना चाहिए। और उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, समरी आ रहा है। अब समरी क्या होती है कि हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, पूरा पैसेज पढ़ा, उसमें से हमने अब इन शॉर्ट बताना है कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। अब हमने जैसे आप कह सकते हैं अपनी वर्डिंग में बताना हो, बहुत शॉर्ट सा करके बताना हो कि इस पैराग्राफ में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। सारी चीज़ें जो हैं उसमें शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करनी है। जैसे एक पैराग्राफ बहुत लेंथी होता है, हम लोग उसको रीड करते हैं, तो अगर हम उसमें से हर पॉइंट हमने बताना हो और बहुत शॉर्ट करके बताना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, समरी कहेंगे। तो यहाँ पे समरी का भी जो है हमें यूज़ करना आना चाहिए और उसको हम मतलब कैसे राइट करते हैं, क्या राइटर्स कैसे इसको हमें ओपिनियन देते हैं, उस चीज़ पे फोकस करके समरी को भी यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है ओपिनियन। ओपिनियन में क्या होता है कि हमने एक पैसेज पढ़ा, उस पैसेज के लिहाज से हमारे माइंड में जो एक आइडिया आया या हमने जो अपने वर्ड्स में हमने बताना है, उससे जो हमें हमारे माइंड में आ रहा है कि हमने भाई ये हमारा ओपिनियन है, इसके लिहाज से हम ये सोचते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि हम जो कमेंट देते हैं उस पैसेज या पैराग्राफ के लिहाज से तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपिनियन कहेंगे। और इसको उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो उसको हम ये कह सकते हैं कि हम अपना नज़रिया ख़्याल देते हैं कि भाई हमें इस पैसेज से ये चीज़ मिली है और इसमें हम इसका ओपिनियन मतलब अपना नज़रिया देते हैं कि इस पैसेज में, जैसे आप कह सकते हैं ना कमेंट देते हैं, हम कोई भी वीडियो देखो, कोई भी चीज़ देखो, आप उस पर कमेंट पास करते हो। इसी तरह आप लोग कोई पैसेज पढ़ते हो तो उस पर अपना ओपिनियन देते हो। ओपिनियन देना मतलब आप कोई भी कमेंट दे रहे हो, उसको उस पैसेज को रीड करने के बाद जो भी आपको आपके माइंड में आ रहा है, आप कमेंट देते हो, अपना फीडबैक देते हो, तो उसको क्या कहते हैं, ओपिनियन कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, लिस्टिंग। अब लिस्टिंग का और अंडरस्टैंडिंग रीडिंग का जो है ये काफ़ी कनेक्शन है। ये दोनों जो हैं ये रीडिंग स्किल्स में यूज़ होती हैं। और लिस्टिंग होती क्या है, बेसिकली लिस्टिंग क्या होती है कि हम एक पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, उसमें पॉइंट्स जो बने होते हैं, नंबरिंग दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, हम लिस्टिंग कहते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे टेबल्स भी बने होते हैं, वहाँ पे आपके साथ नंबरिंग होती है, 1 2 कह सकते हैं, ABC, ये जो नंबरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, लिस्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हमें उन्होंने लिस्टिंग मार्कर्स दिए हुए हैं। इनमें पहला क्या है हमारे पास, 1 2 3 ETC। उसके बाद 1 2 3 उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली एंड इन द फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। इसी तरह मतलब उन्होंने सीक्वेंस दी हुई है। अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो नंबरिंग दी हुई है। तो ये हमारे पास क्या होगी, लिस्टिंग होगी। और यहाँ पे ये क्या है, लिस्टिंग मार्कर्स हैं। इसी तरह नीचे उन्होंने बाकी वर्ड्स भी दिए हुए हैं, फर्दर मोर, आफ्टर वर्ड्स, मोर एवर, लास्टली, फाइनली। तो ये सारे वर्ड्स भी आप लोग देख लीजिएगा, ये किस में आते हैं, लिस्टिंग मार्कर्स में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें सैम्पल पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने रीड करना है और इसको ऐसे रीड करना और समझना है कि इसमें जो भी हमें एक्सरसाइजेज दी जाएंगी उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो इसको आप लोग 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रही क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज में उन्होंने क्या कहा है कि आपने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है लिस्टिंग मार्कर्स को यूज़ करके। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो ऊपर उन्होंने लिस्टिंग मार्कर्स दिए हुए हैं वो याद कर लें पहले, आपको सारे जो हैं लिस्टिंग मार्कर्स याद हो जाएंगे। मोस्टली तो माइंड में आ ही जाते हैं, जो नंबरिंग के हिसाब से होते हैं। उसके अलावा जो कुछ वर्ड्स हैं वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा।
और उसके बाद इस पैराग्राफ को आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि यहाँ पे कौन से लिस्टिंग वर्ड्स यूज़ होंगे। तो वैसे ही ऊपर पैराग्राफ में दिया गया तो भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लिस्टिंग वर्ड्स को पहले याद कर लीजिएगा और फिर इसको यहाँ पे फिल कीजिएगा। तो लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेक्चर नंबर 12 की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट बेटर रहता है कि अगर आपको कोई लेक्चर में कन्फ्यूजन है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ही पूछें। तो लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और इस पर प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब ये लेक्चर कौन सा है? मेकिंग इन्फ्रेंस। अब इन्फ्रेंस क्या होता है कि आप लोग कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो या कोई भी फैक्ट पढ़ते हो, मतलब हकीकत आप लोग किसी चीज़ को जानते हो, उसको कंक्लूजन करना, उसको अपनी मतलब आप कह सकते हो अपना ओपिनियन देना उस पर। आप कोई भी फैक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कुछ भी रियलिटी मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो, उसके लिहाज से आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्रेंस कहेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट रो में लिखा हुआ है कि टू इम्प्लाइड और अंडरलाइंग आइडियाज़ इन द राइटिंग इज़ कॉल्ड मेकिंग इन्फ्रेंस। के अगर आपके माइंड में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, मतलब आपको वही मैंने जो पहले बताया कि अगर आप पैराग्राफ को या किसी फैक्ट को रीड करते हो, समझते हो, उसके बाद जो आपके माइंड में आइडिया आ रहा है या आपको कोई भी ओपिनियन आ रहा है या फिर कोई कंक्लूजन आ रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे? मेकिंग इन्फ्रेंस कहेंगे, मतलब इन्फ्रेंस होगा वो होगा आपका। और यहाँ पे मेकिंग इन्फ्रेंस को ड्राइंग कंक्लूजन भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में पॉइंट आ सकता है कि ड्राइंग कंक्लूजन क्या होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप लोग बस स्ट्रीट पे जाते हो, गली में जाते हो और आप लोग नोटिस करते हो कि हजूम, बहुत ज़्यादा हजूम देखते हो, एक शॉप के बाहर बहुत ज़्यादा हजूम है, जैसे ही आप उसके करीब जाते हो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई देता है। और जब आप शॉप के करीब पहुंचते हो, जाते हो, तो आप लोगों को क्या मतलब वहाँ पे जो आइडिया आता है, आप वहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको वहाँ पे अचानक देख के जो माइंड में आपके आइडिया आता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा, तो वो क्या होता है? एक आइडिया होता है या आपका एक ओपिनियन होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्रेंस कहते हैं। मतलब आप एक फैक्ट देखते हो या फिर कोई पैसेज रीड करते हो, मतलब अगर आप स्टडी के लिहाज से बात करो तो आप क्या कहोगे? अगर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो या कुछ भी रीड कर रहे हो तो आपके माइंड में जो आइडिया आ रहा है या फिर आपका जो ओपिनियन है, कंक्लूजन हो रही है, उसको क्या है? इन्फ्रेंस कहते हैं। और अगर आप कोई रियल लाइफ में कोई इंसिडेंट देखते हो, कोई भी आप मतलब फैक्ट देख रहे हो, तो उसको आप अपने माइंड या अपने लिहाज से जब आप ओपिनियन बनाते हो, उसके देख के अपना कोई ख्याल बनाते हो कि भाई ये ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा हो रहा है, तो वो क्या होगा? आपका इन्फ्रेंस होगा। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट में कहा हुआ है कि कंसिडर टू इंसिडेंट्स, राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर व्हाट यू माइट इन्फर इफ़ यू सार द फॉलोइंग टू अकरेंस। कि अगर आपने ये दो इंसिडेंट देखे होते तो आपके माइंड में क्या आइडिया आता है, आपके माइंड में क्या इन्फ्रेंस आता? तो पहला क्या है हमारे पास? अ हाई स्कूल हैज़ पुलिसमैन वॉकिंग अप एंड डाउन इट्स मेन हॉल। कि एक हाई स्कूल का हॉल है और वहाँ पे पुलिस भी आई हुई है जो वहाँ पे चहलकदमी कर रही है, मतलब चल फिर रही है, और वहाँ पे नीचे मेन हॉल में भी है। तो अब या तो कोई आपको माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे कोई वहाँ पे कोई ऑफिसर वगैरह आया होगा, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हो, इसलिए वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल वो हो, वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी के लिए पुलिस आई हुई हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी ये कि अगर कोई ऑफिसर या वहाँ पे कोई बड़ा टीचर या कोई भी वहाँ पे अगर आया हुआ है, फेमस मतलब लोगों में से कोई आया हुआ है वहाँ पे, तो वो क्या होगा? उसकी सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ पे पुलिस वगैरह मौजूद होगी। तो ये दो जो है आपके माइंड में आइडियाज़ आ सकते हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं। तो ये क्या होंगे? ये आपके क्या होंगे? इन्फ्रेंस होंगे। और उसी तरह सेकंड है कि अ डॉग श्रिंक्स और क्रिंग्स व्हेन यू ट्राई टू पेट हिम। कि जब आप उसको डॉग को प्यार करने की कोशिश करते हो या उसको हाथ लगाते हो तो वो श्रिंक करता है। तो अब आपके माइंड में क्या आइडिया आया होगा कि वो हो सकता है कि वो डर गया हो, या हो सकता है कि उससे पहले जो है उसको किसी ने ऐसे ही प्यार से हाथ लगाया और मारा हो, या मतलब उसको किसी ने ऐसे डांटा हो या भगाया हो वहाँ से, तो वो डर गया हो, इसलिए वो आपको मतलब करीब आने से वो श्रिंक कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको मतलब ऐसे इंसिडेंट जो है इसको रीड करके आपको माइंड में जो आइडिया आ रहा है, जो आप ओपिनियन आपके माइंड में आ रहा है, उसको क्या आप कहोगे? इन्फ्रेंस कहोगे। आई होप कि अब तक आपको इन्फ्रेंस का आइडिया हो गया होगा कि इन्फ्रेंस क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से और लाजमी तौर पर प्रिपेयर कीजिएगा। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs लाजमी तौर पर आते हैं। और आप लोगों का तो ग्रैंड क्विज़ भी है, इसलिए आप लोग इसको लाजमी तौर पर स्किप ना कीजिएगा बल्कि प्रिपेयर कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में उन्होंने क्या दिया है, पिक्चर्स में देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है कि एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, और दूसरा पर्सन क्या है कि एक साइड जो है इशारा कर रहा है किसी चीज़ की तरफ। अब हो सकता है कि वो उसको कह रहा हो कि इस तरफ जो है वहाँ पे मना किया गया है, आप स्मोकिंग ना करो, और ये भी हो सकता है कि वो उसकी तरफ से जो है डिस्टर्ब हो रहा है और दूसरी तरफ इशारा कर रहा होगा कि वहाँ पे स्मोकिंग नहीं है तो आप भी मतलब स्मोकिंग ना करो। तो मतलब वो कोई ना कोई उसको जो है इशारा कर रहा है, कुछ ना कुछ उसको कहना चाह रहा है जो पर्सन जो स्मोकिंग कर रहा है। और उसके बाद सेकंड पिक्चर में देख लेते हैं। सेकंड पिक्चर में क्या है कि एक तरफ एक पर्सन है उसने टीवी लगाया हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है कि एक स्टूडेंट जो है या एक बच्चा जो है वो स्टडी कर रहा है। अब इससे क्या हो सकता है कि वो बच्चा स्टडी कर रहा है और इधर उसने लाउड देखिए, पर वहाँ पे उन्होंने स्पीकर्स के ऊपर ऐसा शो किया हुआ जैसे लाउड म्यूज़िक है या लाउड वॉइस है। तो इससे ये हो सकता है कि हो सकता है वो जो बच्चा पढ़ रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो जो आदमी है वो जो है बहुत ज़्यादा टीवी देखता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो उसका मतलब वो आदमी है वो पढ़ ना सकता हो और उसको जो है बच्चे का ख्याल ना हो कि स्टडी पे कितना इसका मतलब जो इफ़ेक्ट पड़ता है म्यूज़िक का या लाउड जो है म्यूज़िक वगैरह या आवाज़ जो है लाउड रखने का। तो ये जो है इसके यहाँ पे क्या बन सकते हैं, इन्फ्रेंस बन सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, इन्फ्रेंस इन रीडिंग। तो अब यहाँ तक तो बात होगी थी कि हमें उन्होंने जो है इंसिडेंट्स वगैरह बताए हुए थे कि एक रियल लाइफ में हमारे उन्होंने बताया हुआ था, और हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई थी, ग्राफिकली हमसे पूछा हुआ था कि इन्फ्रेंस क्या होते हैं, हमें उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने जो है रीडिंग्स में बताना है कि इन्फ्रेंस क्या होते हैं, मतलब पैराग्राफ वगैरह में या हमें कोई सेंटेंस वगैरह दिए गए हैं तो उससे जो हमारा इन्फ्रेंस बन रहा है वो हमने बताने हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा है कि आप इन सेंटेंसेस को रीड कीजिए और मार्क कीजिए कि कौन सा इसका जो है मोस्ट लॉजिकली जो है इन्फ्रेंस बन सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने क्या कहा है कि सुहेल ऑलवेज सिट्स इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास रूम। कि उन्होंने हमें क्या बताया कि सुहेल जो है वो हमेशा क्लास रूम में लास्ट रो में बैठता है। अब नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमने बताना है कि जो मोस्ट लॉजिकली जो है इसका इन्फ्रेंस बन सकता है वो कौन सा है। अब फर्स्ट ऑप्शन है कि सुहेल डिसलाइक्स हिज कॉलेज कोर्स। अब ये भी नहीं हो सकता। सुहेल इज़ अनप्रिपेयर्ड फॉर हिज क्लास, कि सुहेल जो है वो क्लास लेना ही नहीं चाहता, ये भी इतना ऐसे लॉजिकली नहीं है, ये नहीं हो सकता। सुहेल फील्स अनकम्फर्टेबल सिटिंग इन द फ्रंट रो। अब वहाँ पे उन्होंने बात किया कि ये सुहेल ऑलवेज सिट्स इन द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम, वो क्लासरूम में लास्ट रो में बैठता है। और इसका थर्ड ऑप्शन है कि हो सकता है कि जो सुहेल है वो अनकंफर्टेबल फ़ील करे फ्रंट रो में बैठने में। तो ये इसका पॉसिबल है क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो यही फ़ील करते हैं कि अगर वो फ्रंट पे बैठते हैं, फ्रंट रो में बैठते हैं, तो टीचर्स की जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और ज़्यादा फोकस जो है वो फ्रंट वाले स्टूडेंट्स पे होता है। इसलिए हो सकता है कि वो लास्ट वाली रो में बैठता हो क्योंकि वो वहाँ पे अनकंफर्टेबल फ़ील करता हो। तो आई थिंक कि इसका सी जो है ये जो है मोस्ट लॉजिकली बेस्ड जो है इन्फ्रेंस है। तो उसके बाद 4 ऑप्शन जो है वो क्या है, सुहेल इज़ फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ पे जो है सी मुझे जो है इसका मोस्ट लॉजिकली जो है इन्फ्रेंस लग रहा है। उसके बाद नीचे उन्होंने हमें अगेन जो है कुछ एक सेंटेंस दिया हुआ और उसके लिहाज से हमने क्या बताना है कि इनमें से कौन सा है जो इसका करेक्ट जो है और मोस्ट लॉजिकली जो है इसका इन्फ्रेंस बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक आप लोगों को समझा दिया, बाकी भी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इन्फ्रेंस जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप लोग कुछ अगर रीड कर रहे हो या कुछ समझ रहे हो या कुछ देख रहे हो तो आपके माइंड में जो ओपिनियन या जो आइडिया आ रहा है या पॉसिबल जो सिचुएशन हो सकती है वो क्या होगा, उसका इन्फ्रेंस होगा। तो आप लोग इनकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस जो है वो कर लीजिएगा। तो आगे यहाँ पे हमें उन्होंने पैराग्राफ और उनके इन्फ्रेंस वगैरह बताने के लिए कहा हुआ है, तो ये सारे आगे यही हैं। तो आप लोग इसकी जो है लाजमी तौर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इन्फ्रेंस इन लिटरेचर, कि लिटरेचर में इन्फ्रेंस क्या होते हैं। तो अब हमें मोस्टली जो है नावल्स का, शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री वगैरह रीड करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। जो हमारी इंग्लिश की बुक है उसमें भी काफ़ी मोरल स्टोरीज़ होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी होती हैं, तो हम लोग वो भी जो है बहुत शौक़ से रीड करते हैं। तो अब उसमें जो है इन्फ्रेंस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे जब हम पूरी स्टोरी रीड करते हैं तो हमारे माइंड में जो आइडिया आता है या हमें कोई मोरल गेट करते हैं या कोई भी रिज़ल्ट उसका गेट करते हैं। जैसे हम पूरी स्टोरी तो रीड कर रहे हैं, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा है कि यार स्टोरी से हमें ये फ़ायदा हुआ है, ये चीज़ इससे बेटर रही है, हमने पढ़ा तो हमें इस चीज़ पर जो है हमें गिफ्ट मिली है या न्यू चीज़ हमें सीखने को मिली है। तो वो आप लोग उसमें जो आपको माइंड में आता है कि ये चीज़ें हमने सीखी हैं और इस स्टोरी में हमें ये बताने की कोशिश की गई है, तो आपके माइंड में जो आइडिया आता है कि इसमें ये बताने की कोशिश की गई है, तो वो जो आपके माइंड में आइडिया आता है उसको आप लोग क्या कहोगे, इन्फ्रेंस कहोगे।
इसी तरह अगर आप पोइट्री देखते हो या कोई नावल पढ़ते हो तो आप उसमें जो आपको जो है पोइट आपको कोई मैसेज दे रहा होता है, तो वो जो आपके माइंड में मैसेज आता है जिसे आप लोग सेंट्रल आइडिया भी कहते हो इंग्लिश में, तो वो क्या होता है आपका इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि जो ए हैनरी है वो क्या है, एंग्री है अपनी वाइफ पे, और नीचे उन्होंने गेम दिया है कि हैनरी आइज़ जो है वो नैरोड है, मतलब वो तंग नज़र है इसलिए क्योंकि जब उसकी बीवी उस पर बोलती है, चिल्लाती है, तो वो कहती है या उसके बात करते हुए उसको जो है वो बीच में रोक देती है, तो वो उसको फिर जो है तंग नज़र देखता है या उसको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बताया इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है। तो इसी तरह मतलब यहाँ पे नीचे उन्होंने रीज़न बताई हुई है, ऊपर सिर्फ इतना बताया हुआ है कि हेनरी वाज एंग्री एट हिज वाइफ, कि वो अपनी बीवी पे गुस्सा करता है। तो अब इसकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है या जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने नीचे जो है वो इटैलिक फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं मेंशन भी किए हुए हैं। तो उसके बाद नीचे उन्होंने मैं क्या दिया, एक छोटी सी पॉइंट दी हुई है और उसमें क्या कहा है कि आप लोगों ने इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं कि जो इस पॉइंट के लिहाज से करेक्ट बन रहे हैं। तो पोएम जो है ये आप लोग रीड कर लीजिएगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि द वे द फॉग मूव्स इन इज़ कम्पेयर टू, एंड द वे वो कौन सा वे है जिसमें फॉग जो है मूव करता है, कंपेयर टू किसके कंपेयर करता है, द मूवमेंट इन द हार्बर, द मूवमेंट इन द सिटी, द वे अ कट मूव्स। अब यहाँ पे आप लोग अगर आप लोग रीड करो तो ऑन लिटिल कैट फीड्स इट सेट लुक्स ओनली हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंस एंड देन मूव्स ऑन। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि द वे अ कट कैट मूव्स, के कैट जिस साइड मूव करती है उसी साइड वो मूव करता है, या फिर इसमें ये भी ऑप्शन हो सकता है कि मूवमेंट इन द सिटी। तो इनमें से आप जो है इसको अगर समझ के देखा जाए तो आप लोग इसका जो है इन्फ्लुएंस फाइंड कर सकते हो। इसी तरह बाकी भी MCQs दिए गए हैं, यहाँ पे उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप लोग इनको रीड करके इसका आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में MCQs में लाजमी तौर पर आता है। और अगर आपके फ़ाइनल टर्म होते हैं और अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो हो सकता है कि इसमें से जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव के तौर पर भी आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। एंड आई होप कि आपको आज के दोनों लेक्चर जो हैं वो समझ आ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और काइंडली फ़ीडबैक लाजमी तौर पर दिया करें, इससे मुझे काफ़ी हद तक हौसला अफजाई होती है और मुझे आइडिया होता है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।